So, good morning, friends. After a long time seeing you again. दरअसल में ऑनलाइन सिस्टम बंद था, आप जानते हैं। नेट बंद, इंटरनेट बंद, यूट्यूब बंद, एवरीथिंग वाज। आज के युग में एक अनिवार्यता हो गई है। आप सब जानते हैं, आप लोग भी बहुत सफर किए होंगे। नॉट ओनली यू बट ऑल इकोनॉमी, व्यवस्था, सरकारी तंत्र, राजनीति तंत्र, सभी से सफर किए। ये विडंबना है, ऐसी घटनाएं इस कलयुग का पार्ट है। और जो प्रकृति ने निर्धारित कर दिया है वो होके रहता है, ये शाश्वत सत्य है। इसी को डेस्टिनी कहते हैं। कौरव पांडवों से लेकर के महाभारत की लड़ाई, राम और रावण का युद्ध, ये सब इसी डेस्टिनी के हिस्सा थे। और इसी डेस्टिनी का शिकार उदयपुर में हुआ। एनीवे anyway, इस पे हम ज़्यादा बहस या किसी प्रकार की कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया के कारण से ये सब प्रॉब्लम जो है वो उत्पन्न हुई थी। फिर भी हम आप सभी का आह्वान करना चाहेंगे, जो भी हमारे चैनल को देखते हैं। देखिए मित्रों, हमारे जस्टिस तक चैनल का यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार की अनर्गल वार्तालाप, अनर्गल बातें, अनर्गल टिप्पणी ना तो आप जो है करें, और ना उनको लाइक करें या ना डिसलाइक करें। न्यूट्रल रहें ऐसी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये मुद्दे जो है वो आज के युग में बहुत खतरनाक मोड़ ले लेते हैं। इस तरह की जो फेसबुक पे टिप्पणियां हैं, आपके इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पर है, इस तरह का ना तो कोई वीडियो को देखें, मैं तो यही गुजारिश करूंगा। और ना इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ में डिसलाइक और लाइक की वार्तालाप आप जो है शेयर करें। मेहरबानी करके बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपसे न केवल आप जुड़े हुए हैं, बल्कि आपकी जो ये तो सिस्टम है, आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, सब जुड़े हुए हैं। उदयपुर के घटनाक्रम में देख लीजिएगा, बाद में सबज बाग दिखाने से या मरहम लगाने से या 1 करोड़ रुपया देने से या इस तरह के अनाउंसमेंट करने से व्यक्ति जो है कन्हैया लाल वापस तो नहीं आ सकता। खैर, हम यही कहेंगे कि आप इन तत्वों से बचें, ऐसी चीज़ों से बचें। यही जीवन का एक सार है। इस पर राजनीति होती है, अल्टीमेटली अभी भी राजनीति हो रही है। अभी हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मान समारोह में हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, रमना, मिस्टर रमना साहब, उन्होंने बहुत सही और सटीक बात कही थी कि जो अपोजिट पार्टी होती हैं वो क्या करती हैं कि किसी प्रकार से राजनीतिक जो अपना एजेंडा है ऐसी घटनाओं से चलाने का प्रयास करती हैं। और जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो क्या करती है, इस तरह की घटनाओं को माननीय न्यायालयों से मोहर लगवा करके और गलत को भी सही और सही को भी गलत सिद्ध करवाने की कोशिश में लगी रहती है। वो ये सोचते हैं कि सत्तारूढ़ दल ये सोचता है कि जो माननीय न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं और अन्य जो भी हैं, वो सब इनकी हर चीज के ऊपर मोहर लगा देंगे। ये पहली बार ऐसा वक्तव्य हमको देखने को मिला। खैर, मैंने भी कई प्रकरणों में ऐसा देखा भी है कि सत्तारूढ़ दल, हम न्यायपालिका पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन प्रैक्टिकल वे में कई बार ऐसा हमने भी फील किया है, कई बार हमने ऑब्जर्व किया है कि जो गवर्नमेंट चाहती है वही कई बार माननीय न्यायालय भी कर देते हैं। हम इस मामले में जस्टिस रमन्ना से कुछ हद तक सहमत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा न्याय प्रणाली भी कर रही है। कई प्रकरणों में हमने देखा है, मैं एग्जाम्पल के साथ में पेश कर सकता हूँ। खैर, एनीवे, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी लोगों को अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ में करना चाहिए। अनसोशल एलिमेंट्स, अनसोशल रूप से जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उसका अनैतिक तरीके से या गलत उद्देश्यों के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। चाकू जो होता है आपके किचन में, वो सब्जी काटने के लिए होता है, न कि आपकी उंगली काटने के लिए। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। सो आप लोग जो है मेहरबानी करके अपनी स्टडी पर ध्यान दें और अपना जो लक्ष्य है उसको निर्धारित कर लें। एनटीटी के बारे में बताएंगे क्या अपडेट्स चल रहे हैं। सिविल सर्विस का रिजल्ट आ चुका है। मेन एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप करते रहें, नोट्स बनाएं। एथिक्स के पेपर को, जो चौथा पेपर है, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ऐसे राइटिंग के ऊपर विशेष ध्यान दें। आर्टिकल्स जो है वो पढ़ें, एडिटोरियल पढ़ें। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो
जनसत्ता, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी वगैरह वगैरह जो में भी आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको पढ़ें। इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी कई चीज़ें आएंगी, टॉपिक्स होते हैं। जिनकी हिंदी कमज़ोर है मेहरबानी करके हिंदी पे थोड़ा ध्यान दे लें, ग्रामर को थोड़ा देख लें। और जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है वो बहुत ज़्यादा ध्यान दें इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि ऑप्शनल पेपरों का इवोल्यूशन तभी होता है जब आपके हिंदी और इंग्लिश के कंपलसरी पेपर आप क्लियर कर पाते हैं। इसलिए मेहरबानी करके बहुत अच्छे से आप जो है आंसर स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से, शब्दों का चयन। यूपीएससी में क्या होता है कि सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाते, ध्यान रखना। वहां पर डेप्थ ज्ञान यदि आपका होगा तो ही आपको अंक मिलेंगे। इसलिए आपको सरफेस स्टडी नहीं करनी है, आपको बहुत डेप्थ में जाना है। आप लोग ऑलरेडी प्रीलिम्स जो पास किए हैं सब बधाई के पात्र हैं, और आजकल प्रीलिम्स को पास करना बहुत ही टेढ़ी खीर माना जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर बहुत ही एनालिटिकल और बहुत ही वृहद रूप से आता है, काफ़ी टफ होता है। आप सब जब तक आपकी डेप्थ स्टडी नहीं होगी तब तक आप उसमें पार नहीं पा सकते। तो आपको ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सबने जो भी इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंटरनेशनल साइंस, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ों का वृहद अध्ययन किया है, मेंटल एबिलिटी, तभी आप जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाए हैं, एक निर्धारित कट ऑफ से ऊपर आप लोग मार्क्स ला पाए हैं। तो आपको उसी परिप्रेक्ष्य में अपने ऑप्शनल पेपर को विशेष रूप से अच्छे प्रकार से मनन करके, नोट्स बना करके, फर्स्ट और सेकंड पेपर, क्योंकि ये काफ़ी आपकी मेरिट इस पर डिपेंड करती है कि आप ऑप्शनल में क्या हासिल कर पाते हैं, एथिक्स के पेपर में आप क्या हासिल कर पाते हैं, और ऐसे के पेपर में जनरल स्टडीज के जो 1 2 3 पेपर हैं उनकी स्टडी आप ऑलरेडी प्रीलिम्स में कर चुके हो, उसी को वृहद रूप में आपको करना है। और उसमें लगभग जो मार्क्स होते हैं सबके पैरेलल पैरेलल ही आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एक चीज़ मैं आपको एक मूल मंत्र देना चाहूँगा इस परीक्षा के लिए, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए, कि आप जो है सारे पेपर्स को इक्वल वेटेज दें। इक्वल वेटेज का मतलब ये नहीं है कि आप जो है सबको 50-50% देते चले जाए, 10-10% देते चले जाएं। उसकी मार्किंग के हिसाब से, जैसे आपका ऑप्शनल पेपर है आप उसको 2 से 3 घंटे पर डे दे सकते हैं। इथिक्स का पेपर है उसको भी आप कम से कम 1.5 से 2 घंटा दे सकते हैं। और जो ऐसे का राइटिंग का पेपर है उसमें विशेष रूप से आपको केवल प्रैक्टिस भर करनी है, उसको आप जो है एक ऐसे डेली का लिख लेंगे आपका काम हो जाएगा। बाकी जो टाइम है आप जनरल स्टडीज के 1 2 3 पेपर पे दे सकते हैं। यानी सारे पेपरों को आपको समान रूप से लेकर के और चलना है, क्योंकि यदि एक भी पेपर में आपके मार्क्स डाउन रह गए तो निश्चित रूप से आपकी मेरिट जो है, आपका जो स्कोर है वो डगमगा जाएगा। पैरेलल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पैरेलल स्कोर होना चाहिए, जिसे कहते हैं ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए एक पेपर में तो आपके रह गए 50 मार्क्स और दूसरे में आप ले गए जो है 200 नंबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैरेलल कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिक्स में, और इसमें पढ़ते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, कंसिस्टेंसी फॉर्मूला, इक्वल वेटेज रेशियो जो है उसका, मार्क्स का आपका अनुपात जिसे कहते हैं वो समान होना चाहिए। ये इस परीक्षा का जो है विशेष रूप से मूल मंत्र है। रही बात एनटीटी के अभ्यर्थियों की, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आपका केस जो है लिस्ट हो रहा है, यहाँ पर कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपके फेवर में फैसला जाएगा, और सरकार की जो रिट है हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि वो खारिज हो जाएगी उसी स्टेज पर, क्योंकि तभी उसको उस समय जो है नोटिस जारी नहीं हुए थे और केवल हियरिंग के लिए एडमिट किया गया है इस केस को। इसका मतलब इसमें कोई विशेष दम मुझे नजर नहीं आती है। तो ना तो आपको अभी फिलहाल जब कंटेम्प नहीं लगाई हो तो अब 10 दिन के लिए कंटेम्प लगाने का कोई फायदा नहीं है। अभी देखते हैं किस करवट बैठता है। जुलाई के सेकंड वीक में डेट आ जाए तो हमको बता देना, वैसे हम नेट देखते रहते हैं, और कल हम हाईकोर्ट जाएंगे तो पता भी लगा लेंगे कि कौन सी डेट उसमें जो है पड़ रही है। तो आप चिंता न करें, जम्मू वालों का भी भला होगा, उस लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पड़ने वाला है। लेटर आए या नहीं आए, सरकार ने आपको मान्यता दे रखी है कि आप कहीं भी भारतवर्ष में जॉब प्राप्त करने के लिए आप एंटाइटल है, यू आर एंटाइटल एनीवेयर टू सीक ए जॉब एनीवेयर इन इंडिया। तो मध्य प्रदेश या राजस्थान या जम्मू कश्मीर या इस तरह का, इसमें कहीं दिल्ली वगैरह का कोई किसी प्रकार का कोई टंटा रोड़ा नहीं है, आप लोग मस्त रहें। रही बात जो एनसीटी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो देखिए अभी फिलहाल और देख लीजिएगा, जिन्होंने रिट दायर करी है, अभी मैं नहीं समझता किसी ने रिट दायर की है, एक बार देख लीजिएगा कि सेकंड वीक ऑफ जुलाई में इस रिट पे क्या फैसला आता है। इस रिट के बाद में आप लोग सब कंबाइंड होकर के, इसमें देखिए कंबाइंड होकर के अगर आप रिट लगाएंगे देन यू विल बी बेनिफिटेड। हमारे जो अभ्यर्थी जिन्होंने अभी नई रिट लगाई है, आपको चिंता करने की और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके केस जो है वो इक्वलेंसी में आ गए हैं। नाउ योर केस इज आल्सो सब जुडिस। तो जो फैसला इनके ऊपर लागू होगा अभी जुलाई के सेकंड वीक में आएगा, वो आपके ऊपर भी लागू होगा। यदि सरकार उसके ऊपर आपको अपॉइंटमेंट नहीं देता है, आपने रिट लगा रखी है, इसलिए उस फैसले को लेकर के हम आर्गुमेंट कर लेंगे और आपके
फेवर में वो का वो फैसला आ जाएगा। तो वर्तमान में जिन्होंने हमारे यहाँ पर रिट लगाई है, आपको कहीं पर भी विचलित होने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई लोग आपको बहका देते हैं, कई रिश्तेदार वकील होते हैं, वो भी आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कुछ अन्य प्रकार के क्वेश्चन करके और आपको थोड़ा डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे ऊपर ट्रस्ट रखिए, आई एम विद यू और वी विल टेक केयर ऑफ योर ऑल केसेस। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट टाइम पर हम बताएंगे कि महिलाओं के क्या अधिकार हैं, बेटियों के क्या अधिकार हैं, बेटों के क्या अधिकार हैं पिता की संपत्ति में, और जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं उनका क्या सॉल्यूशन है। पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, 156(3) में किस प्रकार से जाते हैं, 498 के अंतर्गत मुकदमा किस प्रकार से दर्ज करते हैं, और अपने राइट्स के लिए किस प्रकार से लड़ते हैं। अगर सास आपकी सेवा से संतुष्ट नहीं है, आपके ऊपर विभिन्न प्रकार के एलिगेशंस लगाती है कि ये बहू काम नहीं कर रही है, बल्कि आप भले ही काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या तरीका, क्या प्रूफ आपको जुटाने हैं, किस प्रकार से अपने काम, अपनी सेवा की वीडियोग्राफी आपको करनी है। ये प्रूफ होते हैं जो आपको भविष्य में काम आते हैं अगर मामला पुलिस में या कोर्ट में जाता है। तो इनके ऊपर हम जो है निश्चित रूप से कल वीडियो डालेंगे, हाई कोर्ट से आने के बाद में चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे जो वीडियो है, हमारा जो चैनल है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेहरबानी करके इसको पूरा देखने का प्रयास करें। एंड बरसात का मौसम शुरू हो गया है, बरसात काफ़ी हो रही है इस समय। जो सीजनल बीमारियां हैं उनका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मच्छर मकोड़ों से ज़रा सावधान रहें। अपने आसपास घरों में आप जो है कूड़ा करकट इकट्ठा न होने दें। जो चिड़ियाओं ने घोंसले दे रखे हैं उनको, जब चिड़ियाओं के बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं तो वो निकाल निकाल करके फेंक दें। इस समय सफाई कर दें उनकी, और जो पानी के पोट्स आपने रखे हुए थे गर्मियों में उनकी सफाई करते रहें, उनको ठीक तरीके से साफ करें, साफ करके उसमें पानी भरें। आसपास जो जो भी कीटाणु होते हैं उनके ऊपर आप पाउडर डालें, राख मिला करके एक पाउडर आता है, उसको आप मिक्स कर लें राख में, जगह जगह आप उसको भुरक दें। चींटे और ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोच वगैरह, सब उससे भाग जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। कुछ करना पड़ता है क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ, और जहाँ हेल्थ है वो सब कुछ है। जहाँ शारीरिक हेल्थ है वहाँ पर मेंटल हेल्थ है, और जहाँ मेंटल हेल्थ है वहाँ पर शारीरिक हेल्थ है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं है। इसलिए टेक केयर, साफ सफाई, अपने शरीर का भी ध्यान रखें, योगा करें, प्राणायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें, कॉस्मिक एनर्जी लें, और अपना जो योग धर्म है राजयोग करते रहें। राजयोग कॉस्मिक ब्रह्मांड से एनर्जी लेकर के नेगेटिव विचारधारा को दूर करें। पॉजिटिव, ऑलवेज फील पॉजिटिव। जब तक आप पॉजिटिव नहीं फील करना शुरू करेंगे, जब तक आपके विचार पॉजिटिव नहीं होंगे, आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव में भी आप सफलता को ढूंढें, यही जीवन का धर्म है, यही जीवन का लक्ष्य है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। कृष्ण भगवान की थ्योरी को याद रखिएगा। गीता का सार यही है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हुआ है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ऑलवेज पॉजिटिव सोचिए। अपने शत्रुओं के बारे में भी पॉजिटिव सोचिए। जब आप शत्रुओं के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे तो आपके शत्रु जो है आपके बारे में अपने आप ही पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। ये शाश्वत सत्य है। ये जो टेलीपैथी होती है, वाइब्रेशन जो मस्तिष्क के जाते हैं, निश्चित रूप से जाते हैं। इसलिए ये मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर अपनी बात कह रहा हूँ। मेरे बहुत से दुश्मन हैं, लेकिन बहुत से दुश्मन जो है मेरे 90% है दोस्त हो चुके हैं। आप देखिए, ये कमाल की बात है, केवल पॉजिटिव थिंकिंग। एंड मैं सबको नमस्कार करता हूँ मॉर्निंग उठ करके, आपका भला हो, आपका कल्याण हो। कानून लड़ाई अपनी जगह है। तो टेक केयर, बी हैप्पी। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन इसे पूरा देखें मेहरबानी करके, तभी मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, बाय बाय।